नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एनपीएस और ओपीएस के बीच में उलझे हुए लाखों कर्मचारियों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। अब न एनपीएस है, न ओपीएस है, अब यूपीएस आ गया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? ओपीएस से कितनी अलग है, एनपीएस से कितनी मेल खाती है, कर्मचारियों का कितना भला है, ये देश भर के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। अभिषेक कुमार को जोड़ते हैं। अभिषेक, शनिवार और कैबिनेट की मीटिंग और यूपीएस का फैसला, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसकी कहानी क्या क्या, इसके भीतर जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या अब तक सामने आया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन? आशीष जी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कंप्यूटर वाला यूपीएस नहीं है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। और एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, कल जैसे ही मैंने खबर देखी कि प्रधानमंत्री 24 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के नेताओं से मिलेंगे, कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करेंगे, आज 24 अगस्त है। कल एक खबर देखी, मैंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी 240 की संख्या पर लोकसभा में कंफर्टेबल नहीं है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू कर सकते हैं और मध्यावधि चुनाव की बुनियाद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मोदी के लिए जनता नहीं है, मोदी के लिए हर व्यक्ति एक वोटर है। लोकतंत्र नहीं है, चुनाव तंत्र है। सदन के अंदर जब संजय सिंह और बाकी लोगों ने हिमाचल के चुनाव के बाद जब सदन में जो एपिक नारेबाजी हुई थी, याद होगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी वाली पूरी स्पीच को सुनिए। क्या कहा था, आप लोग चुनाव जीतने के लिए जो गंदे काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो बहुत भारी पड़ने वाला है। इशारा किसकी तरफ था? इशारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस का एजेंडा था हिमाचल प्रदेश में, और उसकी तरफ था। पंजाब का में आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, उसकी तरफ था। और आज तो न एनपीएस न ओपीएस, लेकिन आया ओपीएस ही है, नाम बदल करके, जैसे योजना आयोग नीति आयोग हो गया, बस वही ओपीएस अब यूपीएस के नाम से आया है। नहीं, लेकिन मैं टेक्निकलिटी पर आ रहा हूं, मैं टेक्निकल पहलुओं पर। उसमें ये है, देखिए, सारे टेक्निकल पहलू, सारे स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए उसके। जो सामने आए हैं वो यही है कि पूरी पेंशन मिलेगी। पूरी पेंशन का मतलब कि अंतिम सैलरी किसी व्यक्ति की, जो आखिरी महीने की सैलरी होती है रिटायरमेंट के पहले, उसके 50% से पूरी पेंशन शुरू होती है, जिसको आजकल ओपीएस कहा जाता है। पहले इसको ओपीएस नहीं कहते थे। तो 50% से अब उसकी पेंशन शुरू होगी। और कहा गया है जो कर्मचारी 25 साल सेवा में अपने पूरे कर लेगा, ध्यान रखिएगा, जो कर्मचारी सेवा में 25 साल पूरे कर लेगा उसे पेंशन मिलेगी। अब समझिए यहां झोल क्या है। झोल यही है कि पहले पेंशन उसे मिलती थी जो 20 साल की सर्विस पूरी हो जाती थी, वो पेंशन का हकदार होता था। आपके घर में भी कोई नौकरी करते होंगे, चाचा ताऊ वगैरह, सब पिताजी जो भी सरकारी नौकरी में होंगे, पता होगा कि 20 साल की सर्विस हो गई तो आप पेंशन पाने के हकदार हो गए। अब ये 25 साल कर दिया गया है, तो 35 साल की उम्र में तक तो नौकरी लोगों को मिल ही जाती है। सर्टिफिकेट एज जिसकी 35 साल होती है, 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है तो 100 में 99 लोगों को तो पेंशन मिल ही जाएगी, ये मोटे तौर पर आप जानिए। लेकिन इस पेंशन स्कीम को खत्म भाजपा ने किया। इस पेंशन स्कीम के विरोध में नरेंद्र मोदी और दिवंगत सुशील मोदी तक ने बयान दिए थे संसद के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी तो इसे देश के विकास में बाधक बता रही थी। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को, केंद्र सरकार के पास 40 लाख कर्मचारी है, घोषणा किससे कराई गई है, आपने ध्यान दिया? अश्विनी वैष्णव। 14 लाख कर्मचारी, सबसे बड़ा नियोक्ता जो भारत सरकार का है, उससे घोषणा कराई गई है। उस आदमी से डिक्लेयर कराया गया है, अश्विनी वैष्णव से। कैबिनेट की बैठक की है। शनिवार को कैबिनेट मीटिंग कब होती थी जनाब? मुझे नहीं लगता, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। कंधार क्राइसिस को छोड़ दे, जिस दिन एक दिन में तो 5-5, 10-10 बार कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, कंधार विमान अपहरण कांड, उसके बाद मुझे नहीं लगता शनिवार या रविवार को छुट्टी के दिन कभी कैबिनेट बैठक बुलाई गई होगी। आपको अगर याद हो तो अलग बात है, मुझे तो नहीं याद है। आज शनिवार के दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। उसके पहले प्रधानमंत्री ने कर्मचारी संगठनों के लोगों से मुलाकात की है, और तब आज मीटिंग हुई है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी का मैसेज जितना बड़ा है, सरकार तो लोकसभा चुनाव के बाद दबाव में थी, उसे पेंशन देना था। अभिषेक एक रोकूंगा मैं, अभिषेक रोकूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में थोड़ा बता देते हैं जी। और मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हो गए इंफॉर्मेशन के बाद। एक तो 25 साल की नौकरी के बाद जो अंतिम 12 महीने में बेसिक पे होता है, वो बेसिक पे ही मिलता था, बेसिक पे होगा, उसका 50% मिलेगा पेंशन। ये एक तो यूपीएस में ये है। देखिए यूपीएस में क्या है ये समझिए, ओपीएस ही क्यों नहीं आया। दूसरी बात, 10 साल की नौकरी पे 10,000 रुपए की पेंशन। तीसरी बात, अगर मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, तो पत्नी को, जैसे पेंशन पहले भी था, अब 60% जो पेंशन, उसका 60% पेंशन मिलेगा पत्नी को। लेकिन इन सब के बीच जिस बात पर मेरे मन में अब भ्रम पैदा हो गया, सवाल, एक बात और भी इसमें है कि जो 2004 से 24 तक रिटायर हुए हैं उन पर भी लागू होगा। बड़ी अच्छी बात जी। लेकिन सरकारी कर्मचारी की आपने बात किया कि हम लोग के घरों में नौकरी करने वाले लोग हैं, डीए। अच्छा हाँ, एक बात और है कि डीए और एरियल जैसे 4 से 24 तक जो लोग रिटायर हुए हैं उन पर भी लागू होगा, उनको ब्याज सहित एरियर मिलेगा। गौर कीजिएगा, ब्याज सहित एरियर मिलेगा। कोविड पीरियड में 1 जनवरी 2020 से जून, मतलब जनवरी 2020 से जून 2021, 18 महीने का डीए सरकार ने नहीं दिया। इसी मोदी सरकार ने 18 महीने का डीए इस देश के लाखों कर्मचारी, 23 लाख कर्मचारी, करीब 23-24 लाख जो अभी की हालत में है, बच्चे खुचे, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सब संविदा पे जा रही हैं, उनको डीए नहीं दिया गया। और मना कर दिया सरकार ने। आशीष जी, संशोधन है। दो सवाल अभी सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण जिस विषय पे आए, क्योंकि मेरे पास अभी तुरंत ये जो एक जानकारी है। दूसरी बात यह है कि साल में 2 बार डीए घोषित होता है, 2 बार साल में, 6-6 महीने पे डीए होता है। 6%, 5%, 4% सरकार बढ़ाती है। और जब भी डीए बढ़ता है, वो डीए करीब 2-3 महीने बाद, जो उसका टाइम शेड्यूल है, उससे 2-3 महीने बाद डिले होता है। वो बैक में जाकर के कि ये डीए 1 अप्रैल से लागू होगा, और मान लिया अगस्त में लागू हुआ तो 1 अप्रैल से, और सितंबर की तनख्वाह मिलेगी तो उसमें जुड़ के मिलेगा, जो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, इस 4 महीने का एरियर मिलता है उस डीए का, कि बढ़ा था उसी समय से। ये यूपीएस को, मैं व्यक्तिगत मेरी राय है, इसे मैं संदेह की नजर से इसलिए देख रहा हूं कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आखिर ये क्यों 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल 2024 से क्यों नहीं लागू होता? नहीं, अब से मेरे सवाल में बहुत, क्योंकि ये मैं कर्मचारी नहीं हूँ, सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन मैं, मेरे भीतर का बहुत सारे संदेह हैं मैंने, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारे सरकारी नौकरी में सब रहे। जब 4 से 24 तक को आप देने तैयार हो एरियर ब्याज के समेत, तो इसको 1 अप्रैल 24 से क्यों नहीं लागू कर दिए? 1 अप्रैल 25 से क्यों लागू होगा? क्योंकि यही क्योंकि ये पीरियड जो है ना, यही पीरियड, ये 4 राज्य के चुनाव दिसंबर जनवरी तक होंगे। अगर इन 4 राज्यों में भाजपा हार गई तो न मोदी रहेंगे, न यूपीएस रहेगा, न ओपीएस रहेगा। मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी 100% जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे पीटे मोहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे जो 4 राज्य चुनाव हार गए। ये मेरा सवाल। आशीष जी, देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, पेंशन पर एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आज जो तमाम विपक्षी नेता हल्ला कर रहे थे, मैं विपक्ष को भी आज निशाने पर ले रहा हूं, और हम पत्रकार हैं, हम किसी को भी निशाने पर ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी ये लोग विपक्ष में थे। पटना में एक आदरी का प्रोग्राम था, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहवाल गुप्ता एक शास्त्री थे, उनका प्रोग्राम था। उसमें राज्यसभा सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पहुंचे हुए थे। लालू प्रसाद यादव ने पेंशन खत्म करने की मांग की थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से। ये 2001 की बात मैं बता रहा हूं। इंडिया टुडे आर्काइव पर जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। लालू यादव ने क्या कहा था, चूंकि उनका अंदाज थोड़ा निराला होता है। लालू यादव ने कहा था
कि सबसे पहले पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा यानी पेंशन बंद होनी चाहिए। अब तो लोग दवा खा खा कर जल्दी मरते भी नहीं है। ये लालू यादव का अंदाज था बोलने का, तो खैर अंदाज को छोड़िए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यशवंत सिन्हा, यशवंत सिंह, यही लोग थे बारी बारी से वित्त मंत्री, फैसला लिया बंद करने का। अब आपके सवाल पर आते हैं। जो आपने कहा मोदी सरकार ने कोविड के शुरुआती 1.5 सालों में एरियर नहीं दिया, उसमें एक संशोधन ये है, एरियर तो दिया लेकिन हर 6 महीने पर जो एरियर वृद्धि होती थी वो वृद्धि नहीं दी, एरियर का इंक्रीमेंट नहीं दिया। एरियर नहीं बोला है, सुनिए पहले, 18 महीने का डीए नहीं दिया, जो 6 महीने पर डीए पड़ा। हाँ नहीं, डीए दिया, डीए की वृद्धि नहीं दी, डीए दिया, डीए की वृद्धि नहीं दी। जो हर 6 महीने पे 1 जनवरी और 1 जुलाई से जो बढ़ता था ना, वो बढ़ाया नहीं। हाँ, डीए दिया, वो डीए जब बढ़ा ही नहीं तो दिया कैसे, यही तो सवाल है भाई। जैसे पहले से मान लीजिए कि पहले से 30% डीए हो, तो अब वो बढ़ के 4% नहीं, हुआ। नहीं, 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 आप 4% बढ़ोतरी नहीं की। एक मिनट अभिषेक, एक मिनट, फिर आप इसका मतलब सरकारी नौकरी करने वालों की व्यथा जानते हैं ना सरकारी नौकरी को। आप समझिए इस बात। नहीं, एक मिनट, जब डीए क्या है, डीए ये नहीं है कि डीए दिया तो हाथ में लेकर घूम रहे हैं। डीए जो है, डीए पे डीए लगता है। अगर मान लिया, जो इसीलिए कहते हैं कि मूल वेतन, एक होता है मूल वेतन, जो मूल वेतन होता है, मूल वेतन जिसका पे ग्रेड 5600 से 7800 है, पता चल रहा है कि वो तनख्वाह पा रहा है 58,000 रुपए। बेसिकली मूल वेतन के बाद ये डीए लगते लगते, ये जब डीए, जो वेतन आयोग आता है, कई बार वेतन आयोग आने तक 125% डीए हो चुका होता है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ऋषि जी, सॉरी आशीष जी, मैं यही बात बता रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन तो लीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जैसे उस वक्त, जैसे लॉकडाउन कब लगा, 22 मार्च को लगा 2020 में। उसके बाद कैबिनेट ने फैसला किया कि कुछ चीजें सस्पेंड की जाएगी, सांसद निधि भी सस्पेंड की गई और डीए बढ़ोतरी भी सस्पेंड की गई। ठीक है ना, 1.5 सालों के लिए, क्योंकि देश के लिए पैसे चाहिए थे। तो जो डीए मिल रहा था, हो सकता है 20% उस वक्त डीए रहा हो या 30% रहा हो, वो डीए लोगों को मिला। डीए बढ़ोतरी जो 6 महीने पर होती थी, वो डीए बढ़ोतरी रोक दी गई, सस्पेंड कर दिया गया डीए बढ़ोतरी। पहली बात, यही बात, पूरा खानदान 18 महीने डीए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से इंडियन जुडिशरी का हिस्सा रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों का परिवार है मेरा, मैं जानता हूं इस पूरे प्रोसेस को। और आज जो आया है यूपीएस में, हम उस पर चर्चा करने आए हैं। यूपीएस वाले मुद्दे में क्या है, जो आपने कहा कि दिया जाएगा, क्या पेंशन दिया जाएगा, और पेंशन 25 साल की सर्विस पर फुल पेंशन दिया जाएगा। आखिरी 12 महीने की सैलरी जो होगी उस पर फुल पेंशन दिया जाएगा। 10 साल की सैलरी पर, 10 साल की नौकरी पर मिनिमम 10,000 पेंशन दिया जाएगा। ये सारी बातें मोदी जी ने कही है। अब ये बताइए, जो पेंशन होता है, पेंशन क्या होता है, एचआरए को छोड़ करके जो तमाम सैलरी आपकी होती है, हाउस रेंट अलाउंस को छोड़ करके जो तमाम सैलरी होती है, मूल वेतन, डीए, मेडिकल अलाउंस जो भी होता है, उन सब का एग्रीगेट 50% आखिरी सैलरी में जो होता है उनका शेयर। सपोज कीजिए किसी की सैलरी 1 लाख है, मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। उस 1 लाख में 6,000 रुपए मान लीजिए कि एचआरए है, मान लीजिए 6,000 रुपए एचआरए, मूल वेतन, डीए, मेडिकल अलाउंस, इन सब को मिला करके, और ये जो छोटे छोटे भत्ते होते हैं उनको मिला करके 94,000 रुपए उसकी सैलरी हुई एचआरए छाट के। तो 94,000 का जो 47,000 रुपया आधा बना, वही पहला पेंशन होता था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अंतिम वेतन अगर किसी की 94,000 रुपए, 1 लाख हुए तो एचआरए छाट करके। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने जो इसमें कहा है, तो क्या वो एचआरए देंगे पेंशन में? क्योंकि आप देख लीजिए, पेंशन में एचआरए भी होता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जब कैबिनेट जब डीए बढ़ाती है, एचआरए का, सॉरी, डीए भी होता है पेंशन में। तो जब डीए बढ़ाती है सरकार, तो क्या आता है अखबार में, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर को फायदा। बिल्कुल, समझ गया ना। ये मूल रूप से ओपीएस लाया गया है, लेकिन ओपीएस को वापस करते तो मोदी जी की तौहीन के रूप में इसे पेश किया जाता कि किसान बिल पर जैसे झुक गए कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, इस तरह की बात फिर से बोलनी पड़ती। तो इसको एक नया कलेवर, नया नाम दे दिया गया। अब मोदी जी कैसे खेल करते हैं आपको मैं बताता हूं। मोदी जी के खेल को आप समझिए। आशीष जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन में आरक्षण किसने दिया था उच्च शिक्षण संस्थानों में? अर्जुन सिंह ने 2007 में दिया था, फैक्ट है।
मोदी जी ने उस समय सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम होता था, सीबीएसई मेडिकल। बाद में मोदी जी जब नीट लेकर के आए तो नीट में पहले साल आरक्षण की प्रक्रिया में कुछ झोल रहा, दूसरे साल से नीट में आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को शामिल कर दिया गया, यानी जो पहले से मिलता था उसे शामिल कर दिया गया। अब जब नीट में उसे शामिल कर दिया गया, उसके बाद मोदी जी ने ढोल पीटना शुरू किया कि नीट में ओबीसी को सामाजिक न्याय दिया। अरे आपने ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम में बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को मर्ज करके नीट बनाया, और नीट में तो हर जगह आरक्षण था ओबीसी को। हाँ, पीएमटी में था ही। तब हर जगह आरक्षण था 2007 से। उसके विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में, याद होगा। आपने नया क्या दिया? आपने तो 1 साल रोक दिया था, तो आपने उसको लागू करके क्रेडिट मिलना चाहिए, तो क्रेडिट के लिए नाम बदलो। अब जैसे मध्य प्रदेश में आवारा पशु नहीं कहा जाएगा, निराश्रित कहा जाएगा, विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाएगा, योजना आयोग नहीं नीति आयोग कहा जाएगा, मुगल गार्डन नहीं अमृत उद्यान कहा जाएगा, उसी तरह ओपीएस नहीं इसको यूपीएस कहा जाएगा, राजपथ नहीं कर्तव्य पथ कहा जाएगा। एक सवाल और है, एक सवाल और है, इसमें पेंशन पर डीए जो चर्चा भी आपने की थी, मेरे पास जितना अभी डिटेल आ रहा है, पेंशन पर डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अभी इसमें प्रावधान साफ अब तक नहीं हुआ है, पूरा डिटेल आना पेंशन पर डीए देना होगा। पेंशन पर डीए, जैसे मेरी मम्मी पेंशनर है, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और उनके देहावसान के बाद मेरी माताजी को पेंशन मिलता है, तो उसमें डीए ऐड होकर आता है फैमिली पेंशन में। ओपीएस में तो था ही, ओपीएस में था, आपको देना ही पड़ेगा। असल मुद्दा देखिए कहाँ है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो कर दिया, आप देखा देखी राज्य सरकारें भी करेंगी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं जिन्हें 1981 से पेंशन नहीं मिल रहा है, इंदिरा गांधी ने पेंशन खत्म की थी, उसमें भारत के 12-14 नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक से लेकर पंजाब नेशनल बैंक, यहां तक कि ग्रामीण बैंक तक, क्या उनको पेंशन मिलेगी? पब्लिक सेक्टर, कोल इंडिया हो गया, उसके साथ साथ एनएचएआई हो गया, ओएनजीसी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, उनके लिए, उसके कर्मचारियों की संख्या भी लाखों में है, जान लीजिए। आपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोला है, अब वो भी आंदोलन शुरू करेंगे कि हमें भी पेंशन चाहिए। उनकी पेंशन तो 81 में खत्म हो गई थी, आपको पता हो, इंदिरा गांधी के समय में, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे शायद उस टाइम, तो खत्म किया गया था, उसमें पेंशन नहीं होगा, क्योंकि पीएसयू की संख्या बढ़ाई, जैसे बीएसएनएल है, वहां तो वेतन आप नहीं दे पा रहे हैं। अब बैंक के कर्मचारी अलग हड़ताल पर जाएंगे, आप देखिएगा, वो जा सकते हैं हड़ताल पर, कि अब वो भी भारत सरकार के ही नौकर है, उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी पेंशन चाहिए, कोल इंडिया वालों को भी पेंशन चाहिए, आईआरसीटीसी वालों को भी पेंशन चाहिए, इरकॉन वालों को भी पेंशन चाहिए, इंडियन ऑयल वालों को भी पेंशन चाहिए, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, एनटीपीसी वालों को भी पेंशन चाहिए। तो फिर गेल तो क्या आप सरकारी कर्मचारी मानते हैं? ये अब बड़ा आंदोलन होगा कि पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा कि नहीं। सरकार ने, देखिए, जब मंशा साफ होती है ना, तो एक डिटेल डिस्कशन करके कोई काम किया जाता है। जैसे अगर मनमोहन सिंह के सरकार में कोई स्कीम आई, जैसे मान लीजिए कि लैंड एक्विजिशन बिल, राहुल गांधी भट्टा परसौल गए, सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह ने कमेटी बनाई, एक भाजपा सांसद की अध्यक्षता में, जो कृषि या ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष थी, और सभी पार्टियों के साथ उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी, 3 दिनों तक संसद में डिस्कशन हुआ, सुषमा स्वराज और शाहनवाज हुसैन ने संशोधन दिए उस पर, उस संशोधन को सरकार ने तहे दिल से स्वीकार किया, तब वो बिल मुकम्मल बिल बन के पास हुआ, कोई चिक चिक नहीं, सारी बातें, सबकी बातें सुन के, जिसको लालू जी कहते हैं ठोक ठिठा के पास कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम क्या है? आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तो भागते हैं, आप संसद में डिटेल चर्चा से भागते हैं कि डिटेल चर्चा होगी तो विपक्ष को क्रेडिट ना मिल जाए। सरकार बनने के बाद जब आप सत्ता में होते हैं, लड़ाई क्रेडिट की नहीं होती, लड़ाई सहमति से काम हो जाए और उसमें कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए होती है कि सरकार आम सहमति का ठप्पा लगवाए। यूपीएससी का आंदोलन चल रहा था, केसी त्यागी ने हमसे एक बार कहा था, हम छात्रों का एक दल मिलने गया था, कि देखो असली काम क्या होता है, हम विपक्ष से मुद्दा उठवाइए आप लोग जाके सीसेट के मुद्दे पे, क्योंकि सरकारें चाहती है कि विपक्ष मुद्दा उठाए तब हम काम करें,
ताकि कल को कोई बवाल हो तो लोग कहे कि नहीं इन लोगों ने भी कहा था कि ये करना है। लेकिन केसी त्यागी साहब तो नहीं जानते थे कि ये सरकार तो वैसी बनी नहीं है, अभी 2 महीने ही बने हुए थे, उनको शायद इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा नहीं पता था 2 महीने में, तो उन्होंने ये बात हम छात्रों से कही थी। तो आज की तारीख में एक एजेंडा ये भी है कि राहुल गांधी ने जो आज आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि अगर 50% की आरक्षण की सीलिंग नहीं तोड़ी तो हम प्रधानमंत्री बदलने की हद तक भी चले जाएंगे, यानी सरकार गिरा देंगे। वो खबर कल अखबार के पहले पन्ने से गायब हो जाए, और क्योंकि बहुत बड़ा अल्टीमेटम है राहुल गांधी ने जो दिया है आज। नेता विपक्ष अगर प्रधानमंत्री बदलने का अल्टीमेटम दे रहा हो तो किसी भी अखबार में किसी दूसरे देश का मीडिया सबसे बड़ी बाईलाइन कौन सी होती है? वही होती है। उस बाईलाइन को पहले पेज से गायब किया जाए तो काम तो इन्हें करना था, ये दबाव में थे, तो उसके लिए आज का दिन इन्होंने चुना है, ध्यान रखिएगा। नहीं, ये बताइए, आप एक बात बताइए, एक जो है अजीब सी स्थिति है, 10 साल हम लोग ऐसा सोचे भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं किए थे। इंटर्नशिप राहुल गांधी का प्लान मोदी जी लाए। ये क्या, आप देखिए ओपीएस आ गए, कांग्रेस ओपीएस तमाम राज्यों में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, विपक्ष चुनाव लड़ता रहा। ये क्या पूरा राहुल गांधी का एजेंडा लागू करेंगे इस बार? मतलब प्रधानमंत्री मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, ये क्लियर होना चाहिए, बस यही आखिरी सवाल है। देखिए, कायदे से तो चुनाव आयोग को इस पर रोक लगा देना चाहिए, केंद्र सरकार ने जो पेंशन की घोषणा की है, इसलिए कि केंद्र सरकार में तो हरियाणा के भी कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो तो चुनाव को प्रभावित करने वाला निर्णय न तो केंद्र सरकार ले सकती है न राज्य सरकार ले सकती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, प्रणब मुखर्जी का बजट पेश नहीं होने दिया गया था। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, 28 फरवरी को बजट नहीं हुआ, मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट पेश हुआ। तो चुनाव आयोग को तो कायदे से रोक देना चाहिए कि आप ये वोटरों को लुभाने वाला काम कर रहे हैं। ये किसान सम्मान निधि तो है नहीं कि पहले से चली आ रही तो खाते में डाल दिया, बहाना ले लिया। यहां तो आपने लोकतंत्र की स्पिरिट को भी मारा है। मैं पेंशन विरोधी नहीं हूं, और जितना कार्यक्रम इस देश में पेंशन के ऊपर अभिषेक कुमार ने किया है, चाहे जिस चैनल में रहा हो, उसके समर्थन में किया है ओल्ड पेंशन के, किसी पत्रकार ने शायद ही किया होगा। और इस बात को इस देश के पेंशनर जानते हैं, सरकारी कर्मचारी जानते हैं। लेकिन आज जो ये काम किया गया है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है, कभी देखना हो तो मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों को जाके दिखाइए, वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा लड़के हरियाणा से आते हैं। क्लर्क के लिए, टीचर के लिए, टीजीटी, पीजीटी, सबसे ज्यादा लड़के हरियाणा, लड़के लड़कियां आते हैं। सरकारी नौकरियों का जो क्रेज यूपी बिहार में नहीं है, वो हरियाणा में है जनाब। दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा सिपाही हरियाणा के हैं। आपने उस राज्य को के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और सबसे आगे बढ़कर जान लीजिए, अभी देखते जाइए, महाराष्ट्र की आचार संहिता नहीं लगी है, महाराष्ट्र के पहले हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूला भी ऐलान करे। और 1 अप्रैल 2025 का नाम इसलिए लिया गया है, ये मार्च महीने तक लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में भी जा सकते हैं। कि फरवरी मार्च में 240 पर बहुत झेलना पड़ रहा है, चलो चुनाव करा लेते हैं और फिर 1 मार्च से देना है, आगे डिफर कर दिया जाएगा, पहले वोट तो ले लो। मैं उसी पे कल ही मैंने ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो आपने भी आखिर में कहा अभिषेक, मैं इसी बात पे कर रहा हूं, बस इसी एक पॉइंट पे मैं डिफर कर रहा हूं, बाकी तो सब पे साथ हम लोग लगते हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव आचार संहिता है, फिर भी नहीं हटना चाहिए, फिर भी मोदी जी और एमएसपी गारंटी भी ऐलान कर दे, मैं उनके साथ हूं, लेकिन ये नहीं कि सन 34 में लागू होगा, नहीं। 1 अप्रैल 2024 से मोदी जी इस स्कीम को लागू कर दे, हम आज से लेके और आखिर तक हम भी कहेंगे एक बार चुनाव के कार्यक्रम के अंत में कि मोदी जी को वोट तो बनता है। अब ये दूर का जो है ना, दूर के ढोल सुहावन लाली पॉप वाला सिस्टम नहीं कि 47 में 10 साल बाद लागू होगा, 10 साल बाद। भाई नरेंद्र मोदी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, प्रधानमंत्री ने हमारे अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। प्रधानमंत्री की बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते, और उस दौर में नहीं कर सकते कि जब बिल आता है, बिल इनका आता है और फिर वापस हो जाता है। अब तो ये बिल वापस लेने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ईश्वर ने ऐसा करने का अवसर मोदी जी के ही नसीब में लिखा था, अक्सर कहते हैं मेरे ही नसीब में लिखा था।
तो सबसे ज्यादा बिल पेश करो वापस लो, पेश करो वापस लो। इसका ये नसीब में मोदी जी के था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इस यूपीएस पर जब तक लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने धोखे, इतने छल, इतने जुमले, अब इसे 10 साल में आपकी याददाश्त तो बड़ी दुरुस्त है, मुझसे भी कई मामलों में बहुत दुरुस्त है। अगर गिनवाना शुरू करें तो कार्यक्रम का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, हम ही कहना पड़ेगा थोड़ा और एक्सटेंशन। वो 2014 से क्या क्या बोले हैं भाई, वो बोलते हैं खुद ही भूल जाते हैं। यही यूपीएस है, ये यूपीएस कह देंगे कि यूपीएस तो हमने बोल दिया था, बैटरी नहीं मिल रही है यूपीएस की, यूपीएस के साथ बैटरी लगती है। कहेंगे यूपीएस तो हमने दे दिया, अब बैटरी नहीं मिल रही है इसलिए जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो यूपीएस में पावर नहीं जनरेट हो पा रहा है जी। ये 1 अप्रैल, मुझे कोई एतराज नहीं है। चुनाव आचार संहिता में भी अगर देश का भला होता है, देश के लाखों लोगों का भला होता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बतौर एक नागरिक और पत्रकार मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। लाभ ले लो भाई। इस देश में राजनीति क्या कहती है, आप अगर राष्ट्रहित और जनहित के लिए काम करते हैं तो आपको हक है, आप लाभ लीजिए, चुनावी लाभ लीजिए, लीजिए ना चुनावी लाभ, लेकिन झुनझुना दे करके नहीं कि वो बच्चे को झुनझुना दो और बच्चा ही करके वो सो गया और उसके बाद फिर। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई आशीष जी, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब 2004 से 2024 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उन पर भी लागू होगा, तो ये स्कीम अब 25 से कैसे लागू होगी? ये स्कीम तो 2004 से ही लागू मानी जाएगी भाई। इसकी टेक्निकल पहलुओं को देखिए, ये क्या है ये झोल? एग्जैक्टली ये लाइन जो बोला ना अभिषेक आपने, इसी लाइन में, इसी अब जो मेरे भीतर का अविश्वास है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है खेला, इसी बात पर। जब 2004 से ही लागू है तो फिर 1 अप्रैल 25 तक क्या इंतजार करना है? वो एरियल के लिए नोट छापना है? बताओ, प्रैक्टिकल बात बताओ कि वो हम ब्याज भी देंगे एरियल के साथ, तो अभी 8 महीना नोट छपाई, कागज मंगवाएंगे, नोट छापेंगे, मेहनत लगेगी उसमें। ये तो लॉजिक ही नहीं। आप जो 4 से कह रहे हो कि चलेगा और लागू होगा 1 अप्रैल 25, दैट मीन्स कि ये झुनझुना है, झुनझुना के अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारी, देखिए देश के लोग हैं बहुत भोले, कहेंगे वाह मोदी जी वाह, लगेंगे ताली बजाने। अभी देखिए ट्रेंड हो गया, ट्रेंड होने लगा, अभी ट्रेंड हो गया। अब एकाएक पूरा पूरा एक जो पूरा तंत्र है ना, सिस्टम, ये सिस्टम हमारे मानस पर छा जाएगा। कहेंगे देखो मोदी जी, मोदी जी, मोदी है तभी मुमकिन है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मोदी है तो झांसा मुमकिन है। अच्छा, एक चीज बताइए आशीष जी, कार्यक्रम खत्म करने का समय है, लेकिन एक चीज जानना चाहते हैं। आप भी बहुत जागरूक पत्रकार रहे हैं, हमसे बहुत सीनियर भी हैं। ये बताइए कि आपने देखा होगा हर दशक के चौथे साल में, जैसे 2004, 2014, 2024, वेतन आयोग की घोषणा की जाती है किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में। फरवरी मार्च तक हो जाता है, आज तो अगस्त आ गया, और उसकी सिफारिश छठे साल की 1 जनवरी से लागू की जाती है। जैसे 2007 में भी लागू हुआ तो 1 जनवरी 2006 से एग्जैक्टली याद है मुझे, यही होता है, एरियर दिया जाता है। ये बताइए, ये 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो भी मोदी जी अभी लाएंगे? एक इसमें बस इतना समझिए, यही चीज तो मैं चाहता हूं इस देश के नागरिक कर्मचारी सब समझें। वेतन आयोग चौथे साल में आ जाता है ना वेतन आयोग? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आयोग की रिपोर्ट लागू करने में डिले होता है, साल 1.5 साल डिले होता है, एक आध बार और भी डिले हुआ है, एक आध बार और डिले हुआ है, लेकिन वो एरियर मिलता है। लेकिन अभी वेतन आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ रिपोर्ट छोड़िए, गठन कहाँ हुआ है वेतन आयोग का? गठन कहाँ है? हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, गठन सरकार कहाँ है? ने राज्यसभा में कहा था वे 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये सरकार का जवाब था, और न्यूज लॉन्चर पे ही हम लोगों ने वीडियो भी किया था जाड़े के दिनों में, याद होगा। ये वेतन आयोग कर्मचारी, जो लाखों कर्मचारी हैं, वेतन आयोग का इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जब एक वेतन आयोग के बाद दूसरा वेतन आयोग आता है तो एकाएक एक स्तर उनके जीवन में ना, जीवन स्तर में एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं वो। मेरे पिताजी भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैं आपको बता दूं, आज यूपीएससी वाले पढ़ते हैं कि इस देश के इतिहास में एक बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। देवेगौड़ा सरकार में पी चिदम्बरम ने पेश किया था, तमिल मनीला कांग्रेस के नेता। और एक 2007 में मनमोहन सिंह ने 6 पे कमीशन दिया, छठा वेतन आयोग। 5वां वेतन आयोग देवेगौड़ा की सरकार या गुजरात की सरकार में शायद आया था।
आते आते गुजराल आ गए थे, 5वां वेतन आयोग। और इन 2 वेतन आयोगों ने इस देश के सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर से उठाकर 4 चक्के पर लाया, हकीकत है। और रिटायरमेंट के समय जो घर बनाना शुरू करते थे लोग, सर्विस पीरियड में लोगों ने घर बनाना शुरू किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उस समय आपको याद होगा मनमोहन सिंह को 90 के दशक की शुरुआत में इस देश के मध्य वर्ग में, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या कहा था, मिडिल क्लास डार्लिंग। चिदम्बरम को भी कहा गया मिडिल क्लास डार्लिंग। आज मिडिल क्लास की क्या स्थिति है, थाली से दाल गायब है। 7वें वेतन आयोग का नाम आपसे आग्रह है आशीष जी, किसी सरकारी कर्मचारी के मुंह से अगर कोई अपशब्द या गालियां सुननी हो आपको, अगर गाली सुने बहुत दिन हो गया हो, कभी लोग किसी को उकसा देते हैं ना कि कुछ गाली वाले शब्द निकाले, अगर वो सुनना हो तो किसी सरकारी कर्मचारी से मोदी जी के समय में दिए गए 7वें वेतन आयोग की बस चर्चा छेड़ दीजिए और उसके बाद 10 मिनट तक अच्छे उसके मुखार बिंद से खूंखार शब्दों का आनंद लीजिए। जो गालियां निकालेगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 7वें वेतन आयोग के नाम पर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 5वां और छठा, खासकर छठा वेतन आयोग क्यों इस देश में मिडिल क्लास डार्लिंग बना दिया था मनमोहन सिंह को या चिदम्बरम। नहीं, जो आपने कहा कि थाली से दाल गायब है, मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है, ये मध्यम वर्ग ही पता है। अब एक बात, कई बार हम तो दर्शकों को भी वैसी बात हो जाती है कि बुरी लग सकती है, क्षमा पहले हिंदू बचाने निकला है कि हिंदू धर्म पर खतरा नहीं आ गया नहीं, है। अरे वो दाल में थाली रहेगी तो थाली बजाएंगे कैसे, दाल गिर जाएगी। थाली में दाल रहेगी तो दाल, जब थाली बजाएंगे दाल गिर जाएगी। इसीलिए सब थाली से दाल चावल सब साफ कर दिया, खाली थाली पीटते रहो और कहते रहो मोदी है तो मुमकिन है। 1 अप्रैल 2025 इंतजार कीजिएगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद आप लोग खुल करके मोदी है मुमकिन है नारा लगाइएगा। 1 अप्रैल 2025 तक झांसे मत आइएगा, क्योंकि बहुत क्लियर 2 बातें हैं जो अभिषेक ने बहुत उसको बेहतर तरीके से अंडरलाइन किया। और इसी बात पर मैंने सवाल किया था कि इस पर मुझे भरोसा नहीं है। उसको बहुत बेहतर कि अगर 2004 से जो रिटायर हुए सब पर लागू है, तो फिर ये स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को 1 अप्रैल 2025 की तारीख क्यों रखी जा रही है, क्यों रखी जा रही है? इतनी नोट लंबी बंद करना तारीख था तो आज ही मध्यरात्रि से लागू होगा, नोट बंद करना था तो। नोटबंदी, हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा मुसीबत थी, देश में कोहराम मचना था जिस फैसले से, वो रात कहा तुरंत लागू, रात में 12 बजे से लोग घर में, रात के बाद नहीं चलेंगे बस। लुंगी में निकल लिए, भागने लगे, दौड़ने लगे लुंगी में जी। और जब लोगों के हाथ में कुछ देना है तो तारीख रख दिए, तारीख रख दिए। और ध्यान रखिएगा, रिश्ता तय होने के बाद लोग इतनी लंबी तारीख शादी की नहीं रखते हैं कि कहीं इतना लंबा डेट रखें, पहले बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, शादी ना टूट जाए। तो इतना लंबा तारीख ब्याह का रखने, ब्याह टूट जाता है कई बार। ये तो वादा है और वो भी मोदी जी का वादा है। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। अगर लागू हो जाएगा तो हम आधा घंटा सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा करेंगे, अभिषेक को भी बिठाऊंगा और आधा घंटा तक जाप करूंगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, नाम जप कर लूंगा जी। लेकिन उससे पहले भरोसा नहीं करूंगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।